हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में। तो हाजिर हूँ फिर एक मजेदार चैप्टर के साथ जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आपको इससे तो समझ आ ही गया होगा भाई, आलू ले लो, सुना सुना तो होगा ही, तो इससे कुछ तो याद आया होगा। ये सब आवाजें कहाँ आते हैं? हमारे मार्केट में। तो हमारा इकोनॉमिक्स का हमारा 5th चैप्टर है क्या? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। समझ में आ रहा है? तो शेट्टी भाई से भाई जान लो कि मार्केटिंग कैसी होती है। तो आज हम शेट्टी भाई के स्टाइल में सीखेंगे मार्केटिंग करना। क्या बोले तो भाई, आलू ले लो। आगे बढ़ते हैं आलू बेचते हुए हमारे चैप्टर्स में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं शेट्टी से कि मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ मार्केट, मार्केट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक क्या होता है, एक प्लेस होता है, एक लोकेलिटी हो सकता है जहां पे क्या होता है, बायर और सेलर मिलते हैं। समझ में आ रहा है? भाई मिलने के बाद क्या चाय पीते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं? नहीं भाई, क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब एक्सचेंज क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विस के बदले मनी का, या फिर मनी जैसे वर्थ का। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। क्या होता है जहां बायर और सेलर क्या हो सकते हैं, कांटेक्ट में आ सकते हैं। मतलब या तो डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली, या तो मतलब डायरेक्ट मिल सकते हैं या फिर किसी के थ्रू मिल सकते हैं। क्या करने के लिए? एक्सचेंज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रहा है? और इन लोग के बीच में क्या होता है, इसका टेक और गिव वाला प्लेस होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा डेफिनेशन दिया है ऑगस्टिन कोरनोट ने, जो क्या बोलते हैं कि Economists understand the term market, not any particular market place in which things are bought and sold. समझ में आ रहा है? क्या है, एक पर्टिकुलर मार्केट ही नहीं, but the whole of any region in which buyer and seller are in such a close contact. समझ में आ रहा है? उन लोग के बीच में इतना क्लोज कॉन्टैक्ट है कि क्या करते हैं, विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ में, दैट द प्राइसेस ऑफ द सेम गुड्स टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, इजीली और क्विकली तरीके से क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। किसी किसी के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, उस प्राइस को, समझ में आ रहा है, सेम गुड्स की प्राइस को, सेम प्रोडक्ट की प्राइस को। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है आगे हमारा कि हम कैसे जानेंगे कि भाई मार्केट इसी को कहते हैं। तो एक इजी टर्म है, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि बाप बाप को क्लोज और नॉलेज होनी चाहिए किसकी, मार्केट की। समझ में आ रहा है? अब वो कैसे, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि भाई मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे ये सब चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब ये कैसे हो सकता है, अब वो ऐसे हो सकता है कि हमारा ये आया, ठीक है, बी फॉर बायर एंड सेलर्स। समझ में आ रहा है? मार्केट में क्या होना चाहिए, बायर और सेलर होना चाहिए, ठीक है। बी, फिर बाप में ए आया, ए से आया हमारा प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड। समझ में आ रहा है? बायर और सेलर होने चाहिए। अब वहां जाके वो लोग खड़े हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो मार्केट कहलाएगा क्या? मार्केट मतलब ये आलू ले लो, ये कांदा ले लो, ये ₹100, ये वो इतना किलो, वो किलो। तो वो मार्केट मतलब वहां पे क्या है, वो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आए हैं। और जो हमारा बायर है वो क्या करने आया है, वो देखेगा कि कहाँ मेरे को सस्ता मिल रहा है, कहाँ मेरे को किफायती मिल रहा है, कहाँ मुझे अच्छा मिल रहा है, वहां जाके वो खरीदने के लिए वो मार्केट में आया। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट हमारा बाप में है पी। P4 क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि सपोज आप लोग भाजी मार्केट में जाते होगे तो उसी आलू यानी पोटैटो का प्राइस क्या होता है उस जगह। अभी हम लोग भाई शेट्टी साहब की बात कर रहे हैं तो हम आलू की ही बात करेंगे। तो हमारा आलू है जो, उसका अलग अलग वेंडर्स के पास यानी अलग अलग सेलर के पास क्वालिटी भी रहेगी। हमको खरीदना तो आलू ही है। समझ में आ रहा है? क्वालिटी किसकी अच्छी है उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे। अब वो प्राइस किससे डिसाइड होता है, हमारा सेलर और बायर दोनों मिलकर करते हैं, यानी डिमांड और सप्लाई से होता है। समझ में आ रहा है कि डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्राइस डिसाइड होगा। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, मतलब आगे वाले आगे आगे आते जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्लोज नॉलेज में आया कि क्लोज, ठीक है, क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए किसके बीच में, बायर के बीच में और सेलर के बीच में। समझ में आ रहा है? तभी ना जाके वो लोग क्या करेंगे, बाइंग और सेलिंग करेंगे गुड्स और सर्विस का। करेक्ट, ठीक है। नॉलेज अबाउट मार्केट, समझ में आ रहा है? अब मार्केट की नॉलेज दोनों को होनी चाहिए, बायर को एज वेल एज सेलर को। अभी
ये देखो, मम्मी के साथ कभी शॉपिंग करने गए होंगे आप लोग, ठीक है, मम्मी बोलेंगे भाई टिक टिक लगाओ, समझ में आया, भैया जी ठीक ठीक लगाओ, दिल्ली वाली लड़की भैया जी ठीक ठीक लगाओ, समझ में आ रहा है, मैं आपके यहाँ पे से हमेशा आती रहती हूँ खरीदने के लिए, तो ठीक ठीक लगाओ, समझ में आ रहा है। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है, समझ में आ रहा है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और प्राइस कितना होना चाहिए, करेक्ट। तो ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। और वैसे ही सेलर को भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि भाई इस समय प्राइस कितना है और डिमांड कितना है और मेरा सप्लाई कितना है, तो मुझे उसके हिसाब से क्या करना है, मार्केटिंग में इंटर करना है, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, समझ में आ रहा है। अब मार्केट के क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स, उसके क्या क्या हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा है प्लेस के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा मार्केट चूज करते हैं। दूसरा है टाइम के हिसाब से मार्केट होता है और तीसरा है कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। तो प्लेस का देख लेते हैं फटफट। लोकल यानी वो मार्केट जो हमारे लोकल रीजन में हो, हमारे एरिया में हो, समझ में आ रहा है, मतलब बायर भी वहीं का, समझ में आ रहा है, और सेलर भी वहीं का, और प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, उसी प्लेस पे हुआ है, तो ये मेरा लोकल मार्केट कहलाएगा, ठीक है। नेशनल मार्केट जब आया तो मतलब कंट्री की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर एक कंट्री की बात कर रहा है, मतलब जो हमारा बायर और सेलर उन लोग भी क्या कर रहे हैं, एक ही कंट्री के, यानी सपोज इंडिया के हैं, समझ में आ रहा है, और प्रोडक्शन भी कहाँ हो रहा है, इंडिया में, तो वो मेरा नेशनल मार्केट हो गया। इंटरनेशनल मार्केट भाई अलग अलग कंट्री के लोग, समझ में आ रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में क्या हो रहा है, गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, बाइंग और सेलिंग, मतलब प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है और सेलिंग दूसरी जगह हो रहा है, फिर बाय कोई और कर रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तीसरी कंट्री में, ऐसे ये क्या हो गया, मेरा इंटरनेशनल मार्केट हो गया, ठीक है। फिर टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, समझे, वेरी शॉर्ट मतलब फ्यू वीक्स के लिए कह सकते हो और फ्यू डेज के लिए कह सकते हो, समझ में आ रहा है, फ्यू डेज और वीक्स, समझ में आ रहा है। शॉर्ट पीरियड, ठीक है, शॉर्ट पीरियड मतलब क्या, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, समझ में आ रहा है, ये मेरा मार्केट है जो एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ अप टू 1 ईयर के लिए, समझ में आ रहा है। कुछ कुछ चीजें होती है, देखो सेल वाला होता है तो सेलिंग की मार्केट कुछ टाइम के लिए लगती है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। लॉन्ग पीरियड आया, ये मेरा होता है फ्यू ईयर्स के लिए, लेकिन अप टू 5 ईयर, मतलब 5 ईयर से अंदर तक का ही, और ये शॉर्ट पीरियड मेरा 1 ईयर से अंदर तक का, समझ में आ रहा है। अप टू मतलब बोला 5 ईयर से कम, ठीक है, 5 ईयर तक मिनिमम, ठीक है। वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब क्या हो गया, जो 5 ईयर से भी ज्यादा हो सकता है, समझ में आ रहा है, इसे क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो मतलब ये कि क्या, अब ये मेरा मार्केट लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, समझ में आ रहा है, शॉर्ट पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। अब कंपटीशन में देख लेते हैं। कंपटीशन में सबसे पहला हमारा आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन से नाम में ही समझ में आ रहा है कि जहां क्या एकदम कंपटीशन लगा हुआ है, भाई मेरे यहाँ से आलू लो, मेरे यहाँ से आलू लो, मेरे यहाँ से आलू लो, मेरे यहाँ से बहन जी इधर आइए, इधर है भाभी, इधर है, इधर है, वैसा वाला मार्केट, समझ में आ रहा है, बाजी मार्केट या मच्छी मार्केट कह लो, भाई मच्छी मार्केट में ऐसे आवाज आती है, मतलब भाई भाजी मार्केट में कितना किचपिच होता है, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें हमारा आता है मोनोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो क्या होता है इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मैंने बोला नाम में ही क्या है, कंपटीशन है, तो मतलब क्या है, एकदम जोरदार कंपटीशन हो, जहां मतलब क्या जोरदार कंपटीशन होने का मतलब क्या होना चाहिए, वहां पे बहुत सारे सेलर होंगे तो बहुत सारे बायर भी होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक आइडियल है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको खाली क्या बोला है, एक थियरी के लिए पढ़ना है भाई हम लोग को, समझ में आ रहा है। क्या है, मार्केट रेदर देन एक्चुअल मार्केट, ये एक्चुअल मार्केट मतलब एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, सिर्फ एक थियरी है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है। हमारे मिस्टर जॉन रॉबिन्सन क्या बोलते हैं, मिस्टर perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic। समझ में आ रहा है, मतलब क्या, इन शॉर्ट कि जहां वैसा मार्केट जहां पे मेरा डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा है, फ्लक्चुएट हो सकता है। अब जब ये दोनों चेंज होगा तो मेरा ऑटोमेटिक प्राइस भी क्या होगा, चेंज होगा। वो कैसे होगा हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। हम फीचर्स देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या है, यानी उसके बारे में डिटेल में देखते हैं हम लोग। जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स
और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, जो मतलब यहाँ पे क्या है, कोई एक, अब यहाँ पे क्या, लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर, किसी एक के कहने से प्राइस नहीं डिसाइड होगा। अगर सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई एक कंक्लूजन पे आते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इतना प्राइस होगा, समझ में आ रहा है, तो कहीं जाके वो प्राइस इन्फ्लुएंस होगा। तो यही बोला है कि नन ऑफ देम, मतलब उसमें से कोई भी एक ऐसे पोजीशन में नहीं होता जो इन्फ्लुएंस कर पाए प्राइस को और मार्केट के सप्लाई को। समझ में आ रहा है। और यहाँ देखो सेलर आर द प्राइस टेकर, समझ में आ रहा है, सेलर क्या है, प्राइस टेकर है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, द शेयर ऑफ ईच बायर इज नो नेग्लिजिबल दैट नन ऑफ देम इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट। समझ में आ रहा है। इसमें 10 बायर आर द प्राइस मेकर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। An important feature of perfectly competitive market is that the products sold homogeneous or identical. समझ में आ रहा है। homogeneous का मतलब क्या होता है, सेम। समझ में आ रहा है। मतलब क्या, ये जो परफेक्ट कंपटीशन जहां लग रहा है ना, दोनों क्या करेंगे, एकदम परफेक्ट, मतलब सब मिलता जुलता, मतलब आलू, फ्रूट आइटम, ये सब क्या है, सब होमोजीनियस है, मतलब एक दूसरे से मिलता है, मतलब एप्पल तो एप्पल, पोटैटो तो पोटैटो, टमाटो तो टमाटो। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, होमोजीनियस होना चाहिए, जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, रंग, रूप, शेप सब क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब सब क्या हो, सेम हो, तब ये परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। ऐसा होता है क्या, कोई भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब सेम सेम प्रोडक्ट बेच रहा हो, देखते हो क्या कभी, नहीं। तो ऐसा क्या है, होमोजेनियस होना चाहिए, आइडेंटिकल होगा, जिसका साइज, डिजाइन, कलर, टेस्ट सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब एकदम कॉपी होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा तभी लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स तो होंगे और होमोजेनियस प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तभी परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगा। ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, कभी भी आने का, कभी भी जाने का। समझ में आ रहा है। आने जाने का कोई वादा नहीं। तो मतलब क्या, कोई भी तुमको रोकने वाला नहीं है। अगर तुम परफेक्ट कंपटीशन में आ रहे हो, जा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है कि 100 बायर, 100 सेलर में से एक चला गया तो 99 तो है, करेक्ट। फिर 100 बायर में से एक चला गया, अपने पास 99 तो है, करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, फ्री एग्जिस्ट एंड एंट्री, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, आने का, जाने का, मौज मस्ती करने का। ठीक है। एनी फर्म कैन एंटर और क्विट द इंडस्ट्री एट इट्स ओन विल, उसके अकॉर्डिंग वो आ सकता है और जा सकता है, अपनी इंडस्ट्री बंद करके चलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो रुकेगा, समझे। अगर उसको दिख रहा है कि भाई प्रॉफिट कंपटीशन में घुस रहा हूं मैं और मेरे को यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मार्केट में एंटर कर सकता है। समझ में आ रहा है। अगर उसे देखो उसको लॉस हो रहा है, कुछ धंधा ही नहीं चल रहा है उसका, तो मार्केट से आराम से निकल सकता है। उसको कोई ऐसा हाथ पकड़ के गिराने वाला नहीं, भाई मत निकल, भाई भाई मत निकल, इज्जत रख ले भाई मत निकल, ऐसा कोई नहीं करने वाला। ठीक है। सिंगल प्राइस, अभी वहां पे क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है। तो आइडेंटिकल है तो भाई मतलब क्या, प्राइस सेम होगा तभी तो ना परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगा, कि भाई लोग कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल प्राइस होगा, एक ही प्राइस होगा, जो बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर, यानी कि हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, दोनों के जहां पे मिल रहे होंगे वहां पे क्या होगा, हमारा प्राइस डिटरमाइन होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ना डिमांड और सप्लाई, यानी बायर और सेलर दोनों क्या है, प्राइस टेकर है। ठीक है। कंपटीशन विच इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। अभी देखो परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, अभी देखो परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की। मैंने अभी भी बोला भाई, देखो जैसे यहाँ पे मजनू भाई की पेंटिंग है, देख रहे हो। तो मजनू भाई को मालूम है मार्केट में चाहिए क्या, तो उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बनाया, देखा कितना मस्त बनाया, गधे घोड़े के ऊपर गधा। तो ये मजनू भाई का नॉलेज है। समझ में आ रहा है। तो ये मजनू भाई ने क्या बनाया भाई, उनको ही मालूम है कि इस पेंटिंग की वैल्यू क्या है। समझ रहे हो। तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, लोगों को चाहिए क्या, प्राइस कितना होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इसमें बायर, मतलब बायर और सेलर दोनों को क्या होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए अबाउट मार्केट कंडीशन, मार्केट में चल क्या आ रहा है रिसेंट में। समझ में आ रहा है। भाव क्या चल रहा है, बोलते हैं ना भाई कितने का दिया, पूछते हो ना जाके, आलू कितने रुपए किलो, टमाटर कितना रुपए किलो। तो मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए जब तुम क्या करने जाओ, मार्केट में एंटर करने जाओ। तो एवरी सेलर एंड द बायर हैज द नॉलेज अबाउट प्राइस,
समझ में आ रहा है? नॉलेज किसके बारे में होना चाहिए? प्राइस के बारे में होना चाहिए। ठीक है, अभी तुम गए और तुमको चल रहा है मार्केट में 100 रुपया और तुमसे मांगा 110 रुपया, तुम दे के आ गए। हाँ, तुम ऐसे करोगे, फिर मम्मी घर पे जाके धुलाई करेगी। क्वालिटी भी मैटर करता है भाई, वही अच्छे और मान लो मैंने कभी सब्जी मार्केट में गए रहोगे, उसी टाइप के 4 आपको वेजिटेबल्स मिल जाएंगे अलग अलग क्वालिटी के। समझ में आ रहा है? सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है और प्रोडक्शन क्या है, समझ में आ रहा है? सोर्स ऑफ सप्लाई और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट कितना है मार्केट में, तो सबका क्या होना चाहिए? प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, बायर और सेलर दोनों के लिए। देख रहे हो भाई, मजनू भाई को बराबर नॉलेज है, याद रखना। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी होनी चाहिए और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। समझ में आ रहा है? ये सब में क्या होना चाहिए? परफेक्ट मोबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जहां प्रोडक्शन होगा वहां पे क्या होना चाहिए? मोबिलिटी होनी चाहिए। मोबिलिटी यानी मोबाइल क्या मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली जा सकता है, तो मोबिलिटी का भी मतलब वही। करेक्ट। लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल नॉट ओनली जियोग्राफिकल बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनल। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? मोबाइल हो सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी लैंड तो उधर ही रहेगा। करेक्ट। और एंटरप्रेन्योर भी हमारा तो नॉट ओनली जियोग्राफिकली मतलब ये लोग जा सकते हैं, बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली मतलब ये लोग ऑक्यूपाई करने, अगर मतलब सपोज इंडिया से कहीं बाहर भी जॉब लग गया तो वो जा सकता है ऑक्यूपाई करके। समझ रहे हो? मतलब सपोज अमेरिका में उसका जॉब लग गया तो क्या हो रहा है? लेबर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। कैपिटल करो, समझाने की जरूरत ही नहीं है भाई, मनी एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकती है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, समझ में आ रहा है? मतलब क्या बोलता है? परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मतलब अभी देखो, अभी जितने भी सेलर हैं जरूरी थोड़ी ना है कि सब एक ही जगह प्रोडक्शन कर रहे होंगे, सब अलग अलग जगह कर रहे होंगे। ठीक है। अब कोई इंडिया में सपोज अगर मैं मुंबई की बात करूं तो जो मुंबई में कर रहा होगा प्रोडक्शन, तो उसका जो सेलिंग चार्जेस यानी प्राइस होगा प्रोडक्ट का, वो क्या होगा? 20 रुपीज होगा, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं मिल लग रहा है। अगर वही सेलर कोई और कश्मीर से मंगा रहा है प्रोडक्शन करवा के, प्रोडक्शन क्या हो रहा है उसका? कश्मीर से हो रहा है, तो भाई कश्मीर से मुंबई तक लाने का खर्चा तो होगा। तो आप सपोज उसको 20 रुपया प्लस 10 रुपया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जा रहा है एक प्रोडक्ट के पीछे, तो वो 30 रुपए में बेचेगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसको क्या कर दिया है? साइलेंट कर दिया है। लोगों को मतलब ही नहीं है कि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना हो रहा है कितना नहीं। समझ में आ रहा है? तो उसकी वजह से क्या है? प्राइस यूनिफॉर्म है, यानी कि सेम है। यूनिफॉर्म मतलब तुम्हारी यूनिफॉर्म सेम थी ना स्कूल में, वैसे यूनिफॉर्म मतलब प्राइस भी सेम ही है। समझा क्या? फिर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट आके ऐसे टोचनी नहीं चाहिए कि टैक्स भरो। समझ में आ रहा है क्या? गवर्नमेंट का हम लोग को मच नहीं चाहिए, तो परफेक्ट कंपटीशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसा होगा क्या कि गवर्नमेंट तुमको छोड़ देगी? गवर्नमेंट कभी नहीं बख्शेगी। समझ में आ रहा है? तो लेसेज फेयर है मतलब क्या? गवर्नमेंटली फ्री होना, गवर्नमेंट का चिक चिक नहीं चाहिए अपने को, ऐसा वाला सीन। समझ में आ रहा है? तो परफेक्ट कंपटीशन को ऐसा माना गया है कि ये क्या है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि कभी होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? असलियत में गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी क्या? आप मस्त पैसा कमा रहे हो, छापते जा रहे हो, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा। अरे भाई गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, गवर्नमेंट टैक्स तो मांगेगी ही मांगेगी। अभी कैसा बचोगे? फिर तुमको लेके जाएगी, किधर लेके जाएगी? मामा के घर पे लेके जाएगी। मामा का घर किधर है? जेल में। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं प्राइस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। समझ में आ रहा है? कैची 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 सीजर। तो भाई यहाँ पे क्या है इसका यूज देखते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन, समझ में आ रहा है? इंटरेक्शन मतलब क्या? एक लाइन इधर से गई, दूसरी लाइन इधर से गई, तो ये क्या इंटरेक्शन पॉइंट है जहां एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक दूसरे को जहां से काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? अभी देखो डिमांड, अभी एक हो गया डिमांड और सप्लाई, डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं तो कब से चिल्ला रही हूँ कि डिमांड और सप्लाई क्या करते हैं? हमारा प्राइस डिसाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग इधर पे। तो इन परफेक्ट कंपटीशन दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। भाई उसका नाम दिया, जिधर काटता है ना एक दूसरे को, उसको नाम दिया इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी तुम लोग अपने फ्रेंड को, भाई को काट के, बहन को काट के मत बोलना कि ये देख इक्विलिब्रियम प्राइस, ऐसा नहीं। हाँ, तो देखते हैं मार्शल जी
हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी आ गए, समझ में आ रहा है। उन्होंने एक मस्त वाली बात बोली, क्या मस्त वाली बात बोली, बोला कि कैंची की तरह तुम्हारा मन चलाओ। अरे नहीं नहीं, उन्होंने ये बोला कि एक द कटिंग ऑफ क्लोथ्स विद अ पेयर ऑफ सीजर, मतलब समझ में आ रहा है, ये जहां इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये हेल्पफुल क्या है, एक कपड़े को काटने के लिए दोनों चाहिए ना। अभी किसी एक से तो पकड़ के काटोगे नहीं, अब कपड़ा काटना है तो दोनों रहेगा, जहां इंटरेक्शन हो रहा होगा उसी से कट रहा है। समझ में आ रहा है, कैंची कभी इस्तेमाल किया है ऐसे खच्चर खच्चर, तो ठीक है। जस्ट एज बोथ द ब्लेड्स, समझ में आ रहा है, ऑफ सीजर आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लोथ, जैसे ही दोनों ब्लेड जरूरी है एक कपड़े को काटने के लिए, वैसे ही प्राइस डिसाइड करने के लिए डिमांड और सप्लाई भी जरूरी है। और जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उसी को इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाता है जहां कट कर रहे हैं उससे। अब चलो इसको और डिटेल में समझते हैं। तो हमने डिटेल में समझते हैं, हमारा ये क्या है, डिमांड और सप्लाई का शेड्यूल है, ठीक है। एक डब्बा बना लेते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स, समझ में आ रहा है, और क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी, क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी, और रिलेशनशिप बिटवीन डीडी एंड एसएस, यानी डिमांड और सप्लाई। समझ में आ रहा है। तो मेरा जो प्राइस है पर केजी एप्पल का, मतलब 1 किलो 100 रुपए का एप्पल दिया, समझ में आ रहा है। आप लेने गए वेंडर के पास, उसने क्या बोला, भाई 1 किलो का 100 रुपया लूंगा, मांगता है तो लो, नहीं तो जाओ। समझ में आ रहा है। तब जब मेरा 100 रुपया था प्राइस, तो डिमांड कितने की थी, 5,000 की। समझ में आ रहा है, 5,000 किलो की क्या एप्पल की डिमांड थी, और मेरा सप्लाई कितना था, 1,000। समझ में आ रहा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, ठीक है। फिर जब मेरा 200 हुआ प्राइस का, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, मेरा एप्पल का प्राइस बढ़ गया, तो लोग सोचने लगे भाई थोड़ा कम कम खाते हैं। समझ में आ रहा है। तो मेरा डिमांड कितने का हो गया, 4,000 का हो गया, करेक्ट। और फिर जब डिमांड कम हुआ तो भाई जो सप्लाई कौन, डिमांड यानी कि बायर, जो बायर डिमांड करता है, ठीक है, और सेलर बेचने वाला। तो जो बेच रहा है वो तो सोचेगा ना भाई 200 रुपए किलो है तो मेरा 2,000 किलो फटफट बिक जाए। जहां मैं 1,000 बिकता था वहां वो सोचेगा कि मेरा 2,000 किलो बिके। अगर 300 रुपए प्राइस हो गया तो मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, 3,000 का हो जाएगा, और 1,000 कम हो गया, लेकिन क्या होगा, यहाँ से 1,000 से बढ़ जाएगा सप्लाई। दुकान वाला सोचेगा मेरा और बिके, मेरे को और मुनाफा हो। समझ में आ रहा है। फिर 400 रुपए किलो हो गया तो मेरा डिमांड और कम हो जाएगा, 2,000 आ गया, ठीक है। और क्वांटिटी सप्लाई मेरा क्या हो जाएगा, 1,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि दुकान वाला क्या सोचेगा, मेरा और बिके और मुझे फायदा हो। 500 रुपए किलो हो गया, बस बस भाई अभी कौन लेगा, ठीक है। तो मेरा डिमांड और कम हो गया। अभी इसमें क्या, टाटा बिरला अंबानी एप्पल खा रहे होंगे, बाकी आम पब्लिक नहीं खा रही होगी। फिर सप्लाई और अभी भी सोचेगा कि मेरा 5,000 किलो सप्लाई हो जाए। समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ देखते हैं, जब यहाँ क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई देखते हैं, मेरा क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या है, 5,000 है, और सप्लाई क्या है, कम है, करेक्ट। अभी भी मेरा क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है 4,000, और 2,000 क्या है, कम है, यानी मेरा डिमांड और सप्लाई अभी कम, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। समझ में आ रहा है। और ये वाला पॉइंट है जहां 3,000 दोनों है, क्वांटिटी सप्लाई, बायर को कितना खरीदना है और सेलर को कितना बेचना है, दोनों क्या है, सेम है मार्केट में। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सप्लाई ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो डिमांड और सप्लाई, फिर 1,000 और 5,000, तो मेरा डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। समझ में आ रहा है। अगर आपको ये लिखना है ना, तो आप मतलब आपको क्वेश्चन में तो ये लिखना आएगा, आपको ऐसे पूछेगा कि प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। तो आप क्या करोगे, पहला चार्ट डब्बा बनाने का, पहले में लिखने का प्राइस पर किलो एप्पल का, फिर क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। एक लाइन से 100, 200, 300, 400, 500, फिर यहाँ पे ठीक उसका उल्टा 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, यहाँ पे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। समझ में आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप ये लिखोगे जैसा डिमांड और सप्लाई के बीच का रेशियो रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग डायग्राम पे पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, मैंने बताया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसी को जो मैंने बोला है वहां पे, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 100 to ₹200, तो क्या हो गया, मेरा डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है।
मेरा डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, डिमांड कम हुआ ना, 4000 पे आया था, करेक्ट। वेयर सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम 1000 kg टू 2000 kg। समझ में, मैंने वही बताया, मैंने एक्सप्लेन किया है, मतलब क्या, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अभी डिमांड मेरा क्या है, ज्यादा, अगर प्राइस बढ़ती है तो मेरा डिमांड क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं डिमांड कम करूंगी। समझ में आ रहा है। और सप्लायर क्या करेगा, सोचेगा भाई मेरा ज्यादा से ज्यादा बिके, ठीक है। व्हेन प्राइसेस राइजेस टू 300, अब प्राइस बिक गया कहां तक, 300 तक बिक गया, बढ़ गया। समझ में आ रहा है। तो और कम कर दूंगी मैं अपना डिमांड, यानी मैं कम और एप्पल खाऊंगी कि 300 रुपए किलो, भाई इतना कौन देगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा सप्लाई और मेरा जो डिमांड दोनों क्या है, बराबर है, 3000 का, ठीक है। नेक्स्ट था, यहां से जब मेरा 400 से 500 रुपया हो गया एप्पल 1 kg का, तो क्या हो गया, डिमांड कम हो गया, और जो मेरा सप्लाई था वो क्या हो गया, वो बढ़ गया 4000 तक। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या था, मेरा सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं। आप इस साइड क्या लिखोगे, आप अपने ग्राफ पे, ये जो आप लोगे ना मार्क ग्राफ का, तो इसको एक पर्टिकुलर, मतलब एक मार्क पे लेना, मतलब सब से, अगर 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, अगर आपको उसमें डब्बा वाला दिख रहा है ना, उसमें वो कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं, 5 लाइनें होती हैं, तो आप उसके हिसाब से, ये सबके बीच में क्या होना चाहिए, गैपिंग इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस साइड आप लिखोगे हमारे वाई एक्सिस पे, अब ये भी लिखोगे, हमारा जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, प्राइस पर केजी दिखा रहा है, किसका, एप्पल का। समझ में आ रहा है, ये किसका प्राइस है, हमारे एप्पल्स का, ठीक है। और क्वांटिटी जो हमारा एक्स एक्सिस है, उस पे क्वांटिटी डिमांड शोज, मतलब लिखोगे आप, एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। डीडी मींस डिमांड और एसएस मींस सप्लाई और ई मींस इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ रहा है। तो अब देखो, पुट किया, यहाँ पे हमारा 100 था, 200 था, 300 था, 400 था, 500 था, ठीक है। और मेरा क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई दोनों ही 1000, 2000, 3000 में था, करेक्ट। तो जब मेरा प्राइस, सबसे पहले हम लोग डिमांड देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिमांड, जब मेरा प्राइस क्या था, 100 था, जब मेरा प्राइस 100 था, तो मेरा डिमांड कितना था, यहाँ पे 5000, ठीक है। फिर जब मेरा प्राइस 2000 हुआ, तो मेरा डिमांड कितना हुआ, 4000। फिर मेरा प्राइस 300 हुआ तो 3000 हुआ। फिर मेरा प्राइस 400 हुआ तो 2000 हुआ। डिमांड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले 5000 था, फिर 4000, फिर 3000, फिर 2000, फिर मेरा आया कब, 500 हुआ तो मेरा 1000 हो गया। समझ में आ रहा है, डिमांड क्या हो रही है, कम होती जा रही है, करेक्ट। डिमांड यहां से ऊपर जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, करेक्ट। अब मैं सप्लाई को देखती हूँ। जब मेरा सप्लाई, मतलब प्राइस जब मेरा 100 था, तो मैं सप्लाई कितना कर रही थी, सिर्फ 1000। ऐसे सप्लायर सोचेंगे, ठीक है। फिर 200 हुआ तो मैं सोचूंगी थोड़ा और बढ़े मेरा, तो मतलब कितना होगा, 200, करेक्ट। फिर 300 हुआ तो मैं सोचूंगी 3000 बिके। समझ में आ रहा है। 400 पे 4000 और 500 पे 5000। समझ में आ रहा है। अभी आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा, जो मेरा प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, मतलब क्या, प्राइस कम हो रही, सॉरी, प्राइस ज्यादा हो रही है तो मेरा डिमांड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ रहा है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो मेरा डिमांड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो मतलब दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी अपोजिट, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही सप्लाई क्या है, सप्लाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ में क्या हो रहा है, सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। समझ में आ रहा है। डायरेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशन, यानी अपोजिट। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा, अगर डिमांड कम हो रहा है, समझ में आ रहा है, अगर मेरा डिमांड कम हो रहा है तो यानी कि क्या हो रहा है, मेरा प्राइस बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। फिर नेक्स्ट देख रहे हो, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारे 300 वाले 3000 वाले पॉइंट पे। समझ में आ रहा है। दोनों जहां मिल रही है, मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, यानी कि क्या, हमारा जो मार्केट का प्राइस होगा, जो हमारा मार्केट का प्राइस होगा एप्पल का, वो कितना होगा, 300 रुपया पर केजी। ये क्या हो रहा है, मार्केट इन्फ्लुएंस से डिसाइड हो रहा है, यानी कि हमारे डिमांड से और हमारे सप्लाई के इंटरसेक्शन से डिसाइड हो रहा है। ये इंटरसेक्शन यानी हमारा ये ई वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है।
अब देख लेते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, एक मार्केट है जो मतलब क्या है, कंपिटिटिव मार्केट के फीचर तो इसके अंदर नहीं आते। तो क्या आता है देखते हैं, ठीक है। पहला है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या, मोनो मतलब क्या, अकेला यानी कि सिंगल, और पोली का मतलब होता है सेलर, मतलब समझ रहे हो, सिंगल सेलर। मोनोपोली मतलब अपने मन की करने वाला, सिंपल याद रखो, अपने मन की करने वाला मतलब क्या, अपने मन की इसलिए कर पाता है क्योंकि क्या होता है, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एकदम सेम डुप्लीकेट माल बिकती रहती है, समझ में आ रहा है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, वो अकेला मालिक होता है, अकेला मालिक है, मतलब पूरे मार्केट में वो एक अकेला क्या है, सेलर है, और बहुत सारे बायर है, समझ में आ रहा है, और बहुत सारे बायर हैं। और सेलर क्या है, एक अकेला सेलर है, तो भाई वो तो अपने चलाएगा ही, समझ में आ रहा है। तो चैम्बरलिन क्या बोलते हैं हमारे, मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म विच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। उसका क्या है, वो प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, अपना एक कंट्रोल है, समझ में आ रहा है। विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। अभी जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं रेलवे वगैरह, समझ में आ रहा है, ये क्या है, इस पे गवर्नमेंट अपनी चलाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा फीचर, जिसमें क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, एक अकेला ही वो होता है ना सेल करने वाला सेलर, मैंने अभी बताया, समझ में आ रहा है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसके आस पास भी कोई क्या होता है, उससे सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता है, इसलिए उसकी क्या चलती है, मनमानी चलती है, उसका मन का चलता है, समझ में आ रहा है। बैरियर्स टू एंट्री, कोई और एंट्री नहीं कर सकता, अभी रेलवे कोई और अपना रेलवे नहीं ला सकता, समझ में आ रहा है। अभी तो धीरे धीरे मतलब इंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो बैरियर्स टू एंट्री, समझ में आ रहा है, तो उस परफेक्ट इंडस्ट्री में, उस परफेक्ट मार्केट में उस सेलर के अलावा कोई और सेलर क्या कर सकता है, एंट्री नहीं कर सकता, नहीं तो उसको वो तो लात मार के पहले निकालेगा, चल निकल, ऐसा, समझ में आ रहा है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, अभी देखो वो अकेला सेलर है, समझ में आ रहा है, वो अकेला सेलर है, तो क्या है, उसका कंप्लीट कंट्रोल है मार्केट पे, समझ में आ रहा है। प्राइस मेकर, अभी ये अकेला सेलर है तो भाई प्राइस मेकर तो हुआ ना, अभी ये खुद की चलाएगा तो वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगा। अभी अकेला सेलर है, समझ में आ रहा है, तो उसको कितना रखना है वो उसके मूड पे, उसके मन पे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो इसमें होगा ही। अभी देखो, जिससे उसका अच्छा रिश्ता उससे कम चार्ज करेगा, जिससे उसकी दुश्मन है उससे ज्यादा चार्ज करेगा, उसको मन करेगा तो वो कम प्राइस रखेगा, उसको मन करेगा तो वो ज्यादा प्राइस करेगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंट, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, एक प्राइस डिसाइड होता था, उससे सब लोग चलते थे। लेकिन मोनोपोली में क्या है, वो अकेला सेलर है, इसलिए वो क्या करेगा, अपना प्राइस बनाएगा और उसको जैसे मन करेगा वैसे वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, समझ में आ रहा है, अलग अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, समझ में आ रहा है। अभी देखो, अभी वो अकेला सेलर है तो क्या, वही भगवान है अपने मार्केट का, समझ में आ रहा है। तो क्या फर्म क्या इंडस्ट्री, सब क्या है, वही सेलर है, समझ में आ रहा है। तो मार्केट में ना कोई फर्म ना कोई इंडस्ट्री, वो पर्टिकुलर सेलर मतलब जो मार्केट में है वही एक अकेला है, उसी का राजपाट है, यानी वही भगवान है, समझ में आ रहा है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली, सबसे पहले प्राइवेट मोनोपोली, जो प्राइवेट होती है, समझ में आ रहा है। प्राइवेट मतलब प्राइवेट लोगों की कुछ कुछ कंपनियां हैं ना, जैसे देखो टाटा ग्रुप, ये सब क्या है, इन लोग की मोनोपोली है, टाटा ग्रुप, समझ में आ रहा है, अदानी, ये सब क्या है, प्राइवेट मोनोपोली है, लोग की अपनी एक मोनोपोली चलती है। पब्लिक मोनोपोली गवर्नमेंट से रिलेटेड, समझ में आ रहा है, और वेलफेयर ओरिएंटेड, तो इंडियन रेलवेज, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, मोनोपोली के अंदर आते हैं। और कोई है क्या इन लोग के साथ में, नहीं, इन लोग का क्या है, अपना एक राजपाट चलता है, ठीक है। लीगल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली क्या होता है, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब क्या है, एक लीगल मोनोपोली, मतलब पर्टिकुलर चीज पे अगर मेरा पेटेंट है तो वो मेरा है और कोई नहीं आ सकता, समझ में आ रहा है। किसी जैसे ब्रांड होते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं अमूल प्रोडक्ट वगैरह, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया है, ठीक है। तो वो अमूल प्रोडक्ट, वो अमूल अमूल और कोई अमूल नाम से नहीं बेच सकता, समझ में आ रहा है। नेचुरल मोनोपोली, अभी नेचुरल मोनोपोली में मतलब क्या, अभी सपोज
कोई एक मतलब नेचर मतलब एक जगह उसके हिसाब से मतलब एक जगह कोई एक प्लेस है जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो रहा है उसके क्लाइमेट के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से और स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है, और उस जगह की वो खासियत है तो उसका क्या है, मोनोपोली है। मतलब अभी जैसे देखो वीट फ्रॉम पंजाब, तो उन लोग की मोनोपोली है कि वो लोग किसको देंगे किसको नहीं देंगे कितने का देंगे, समझ में आ रहा है। तो वो वीट पंजाब का है, समझ में आ रहा है। ऐसे अलग अलग नेशनल जैसे कश्मीर का एप्पल, रत्नागिरी के मैंगोज, समझ में आ रहा है। ये सब अलग अलग तो वहां की वो खासियत है, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, वो उल्लू की मोनोपोली है। मतलब रत्नागिरी का आम बोला तो रत्नागिरी का ही आम, तो उल्लू को कितने में सेल करना है वो उल्लू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली मतलब क्या, सिंपल, ठीक है, जहां सेलर क्या करता है और फर्म चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर, जितने भी बायर आएंगे उसे सेम प्रोडक्ट चार्ज करेंगे, लेकिन मोनोपोली है उन लोग के प्रोडक्ट के ऊपर, समझ में आ रहा है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, डिफरेंट प्राइसेस क्या करना, लेना डिफरेंट बायर से, डिफरेंट प्राइस लेना, वो भी सेम प्रोडक्ट के लिए। देखो डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट, समझ में आ रहा है। अभी डॉक्टर है अपने फिक्स रखता है, लेकिन क्या होता है जो थोड़े उसके पहचान के रहते हैं, थोड़ा यार दोस्त रहेगा तो थोड़ा कम चार्ज करेंगे, नहीं तो ज्यादा चार्ज करेंगे। तो वो उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलंटरी मोनोपोली। यहाँ पे क्या है, वॉलंटरली क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग मतलब क्या होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन, समझ में आ रहा है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं एक साथ में, ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं एक साथ में और अपना कुछ स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो वो उसमें भी क्या होती है, मोनोपोली होती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, समझ में आ रहा है। ऑयलिंग का जितना भी है सब कहाँ से निकलता है, ये ओपेक से ही। तो इन लोग की क्या है, मोनोपोली, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अपनी प्रॉफिट को ही अर्न करने के लिए, और ये वॉलंटरली क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं और अपना मोनोपोली में घुसते हैं अपनी प्रॉफिट के लिए। मोनोपोली सिर्फ प्रॉफिटेबल ही होती है, ठीक है। ऑलिगोपोली, ऑलिगो मतलब क्या, ऑलिगो मतलब फ्यू, वहां पे मोनो मतलब सिंगल था, ओलिगो मतलब सिंगल, फ्यू, और पोली मतलब होता है सेलर, मैंने बताया, ठीक है। तो ये ऐसा मार्केट है जहां पे कुछ क्या होते हैं, सेलर होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ सेलर होते हैं, समझ में आ रहा है। फ्यू मतलब बहुत सारे नहीं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं, सिर्फ फ्यू फर्म्स, समझ में आ रहा है। सेलर्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर और होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। मतलब क्या, या तो वो लोग सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे होंगे या तो थोड़ा चेंज करके, समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो सोप वगैरह की कंपनियां होती हैं, वो लोग भी बनाते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइड्स, सीमेंट कंपनी, समझ में आ रहा है। अभी देखो मोबाइल सर्विस, हम लोग तो सिर्फ कैमरे की क्वालिटी देख के फोन लेते हैं, लेकिन देखो सबके अपने अपने मोबाइल के फीचर होते हैं अलग अलग, तो उसके हिसाब से अपने जरूरत के अनुसार क्या करते हैं, अगर शो ऑफ करना है तो आईफोन लेंगे, अगर भाई बहुत काम चलाना है तो कोई नोकिया, सैमसंग ऐसा लेगा। मैं मोबाइल का प्रचार नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं उन लोग अपने अपने अलग अलग ब्रांड के अलग अलग फोन बनाते हैं, लेकिन बना क्या रहे हैं, मोबाइल ही बना रहे हैं। कुछ लोगों की सिमिलर होंगे, होमोजीनियस होंगे, और कुछ फीचर जो होंगे वो डिफरेंशिएट कर रहे होंगे एक दूसरे से, समझ में आ रहा है। वैसे सीमेंट कंपनीज भी हैं। एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली में हमारा फ्यू फॉर्म्स और फ्यू सेलर, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ ही होते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, डोमिनेट द मार्केट एंड एंजॉय कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, अपने हिसाब से क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं और एंजॉय करते हैं। क्यों भाई, मार्केट तो होता है, अब मार्केट है तो कंपटीशन भी होगा, तो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अपनी बायर की जरूरत के अनुसार बनाते हैं और मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। इंटरडिपेंडेंस कैसे, ऐसे मार्केट है, कंपटीशन होगा ही, ठीक है, कंपटीशन है मार्केट में। तो ये क्या करते हैं, अपने firms make the change in the price, all other firms in the industry also try to follow the same to remain in the competition। समझे, कंपटीशन है तो मालूम है ना, वो क्या करते हैं कि भाई एक काम करो, प्राइस कम करते हैं तो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा बायर आएंगे खरीदने के लिए, समझ में आ रहा है। वो प्रचार होता है ना,
एक लेने का 9 देन, एक बाय 1 9 गेट फ्री, समझ में आ रहा है? तो वो वाला केस। तो इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। देखो जैसे एडवर्टाइजिंग करते हैं ओलिगोपोली वाले, क्या होते हैं एकदम पावरफुल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब दिखेगा तो बिकेगा, समझ में आ रहा है? तो अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से, दोनों तो क्या है होमोजीनियस है, समझ में आ रहा है? होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस है तो उसको कैसे अलग करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दूसरे के प्रोडक्ट से, समझ में आ रहा है? तो कुछ तो नया होना चाहिए। अभी देखो जैसे देखो यहाँ देखो नाम दिया प्ले स्टोर, गूगल, व्हाट्सएप। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे है तो कपड़े की दुकान, तो ये लोग क्या कर रहे हैं अपने आप को एक अलग बनाने के लिए, समझ में आ रहा है? तो अपने आप को एक डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर रहे हैं, मार्केट में घुस रहे हैं। ऐसे ही कॉम्पिटिशन होता है, नए नए तरीके की एडवर्टीजमेंट होती है, समझ में आ रहा है? ये क्या है, एक एडवर्टीजमेंट ही एक क्या है, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ओलिगोपोलिस्ट के हाथ में, समझ में आ रहा है? फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एन एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चर अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट, समझ में आ रहा है? इसमें कंपटीशन है, लोग अपने तरीके से यूनिकली कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आजकल के एडवर्टाइजमेंट तो देखे होंगे आप लोग, ठीक है? एंट्री बैरियर, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है, वो मतलब इजीली एग्जिस्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है? बट हैज टू फेस सर्टेन एंट्री बैरियर सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट, ये सब क्या है, मतलब एग्जिस्ट तो अपने हिसाब से कर सकता है, नहीं फायदा हो रहा है तो वो उस मार्केट से निकल जाए, समझ में आ रहा है? लेकिन क्या है, एंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एंट्री में मतलब गवर्नमेंट रोक टोक लगाती है इसमें, और परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट रोक टोक नहीं लगा रही थी, ठीक है? जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो गवर्नमेंट क्या है, लाइसेंस मांगेगी, दुकान खोल रहे तो लाइसेंस चाहिए भाई, पेटेंट चाहिए। अभी ये लोग प्ले स्टोर, गूगल और व्हाट्सएप के नाम से खोल रहे तो उन लोग का अपना होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट, इस ब्रांड के नाम से कोई और ना खोले, समझ में आ रहा है? तो एंट्री में थोड़ा बैरियर्स है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अपना प्रोडक्ट अलग अलग, सबके अकॉर्डिंग के अलग अलग ब्रांड के कपड़े अलग अलग, अलग अलग क्वालिटी, सब अलग अलग, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है, फर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, सम फर्म्स मे बी स्मॉल व्हाइल अदर्स मे बी अ बिगर साइज, समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, फॉर्मिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टन होता है मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है? अलग लोग अलग बिहेवियर। तो considerable element of uncertainty is a type of market due to different behavior patterns, समझ में आ रहा है? और rivals may join hands and cooperate or may try to fight each other, rivals यानी हमारे competitors, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। सपोज सामने वाले ने मतलब अपनी प्राइस को गिरा दिया, लोग वहां भाग के जा रहे हैं, दो ब्रांड है ए और बी, ठीक है, कपड़े की ब्रांड है, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अगर इसने अपनी प्राइस कम कर दी तो लोग यहाँ से कपड़े खरीदने लगेंगे, फिर बी को भी क्या करना पड़ेगा, झक मार के पैसा कम करना ही पड़ेगा, तो ये भी कम करेगा, तो इसका भी क्या होगा भाई, लॉस हो चाहे बैर हो, कंपटीशन में रहना है, मार्केट में रहना जरूरी है। तो इसलिए क्या, ये अनसर्टन है। अभी लोगों के टेस्ट, समझ में आ रहा है, टेस्ट भी चेंज हो गया, चॉइस चेंज हो गया, कुछ और नया ब्रांड आ गया, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली वो फैशन क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, अनसर्टन होता है, किसी का टेस्ट हैबिट चेंज कभी भी हो सकता है। तो ये क्या है, अनसर्टेन है, ये फिक्स नहीं है, तो ये मार्केट के लिए क्या होता है, एक रिस्क वाला पॉइंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये क्या है, रियल मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ये हमारा ही मार्केट है, समझ में आ रहा है? तो देख लेते हैं मीनिंग डेफिनेशन क्या है हमारा। Monopolistic competition is very realistic in nature. In this market, there are some feature of perfect competition and some feature of monopoly. दोनों के समझ में आ रहा है, दोनों एक साथ में, और यही मार्केट क्या करता है, हमारी रियलिस्टिक मार्केट में एग्जिस्ट करता है। चैम्बरलिन जिन फिर यहाँ आ गए, उन्होंने एक मस्त वाला बोला है थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जो उन्होंने पब्लिश की थी 1933 में, ठीक है? उन्होंने क्या बोला, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, refers to competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitutes, समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट्स तो बनाते हैं लेकिन एकदम सेम नहीं, समझ में आ रहा है? अभी देखो लक्स सोप, फिर और कौन कौन से सोप होते हैं, हमारा डव हो गया, हाँ, फिर बहुत सारे सोप ऐसे अलग अलग ब्रांड के, ठीक है? द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स क्या होते हैं, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो होते हैं लेकिन उतने नहीं जितना परफेक्ट कंपटीशन में होता है, समझ में आ रहा है? ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली, समझ में आ रहा है? और इसकी वजह से क्या है, उन लोग का बिहेवियर कैसा होता है, मोनोपोली की तरह होता है, समझ में आ रहा है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स,
तो यहाँ पे क्या है, बायर भी क्या है, लार्ज है लेकिन फेयरली है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के इतना नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड। अभी देखो कोई एक अकेला खड़ा हो गया, बोलेगा नहीं मेरे को पार्टिकुलर ब्रांड कम करके दो पैसा, तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी क्या, सेलर और बायर यानी हमारा डिमांड और सप्लाई ही लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होगा, समझ में आ रहा है? तो उन लोगों का क्या है, ब्रांड का नेम अलग अलग होगा, ट्रेडमार्क अलग होगा, पेक्यूलरिटी ऑफ पैकेज, समझ में आ रहा है, मतलब उन लोग का पैकेजिंग का तरीका, कंटेनर, समझ में आ रहा है, कंटेनर जिसमें वो है, शेप, क्वालिटी, कवर, डिजाइन, कलर एटसेट्रा, ये सब क्या होना चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, सेम सेम नहीं बिक रहा होगा, एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं बिक रहा होगा परफेक्ट कंपटीशन की तरह। यहाँ पे क्या है, सबका अलग अलग, जैसे मालूम है ना, सोप का एग्जांपल दिया मैंने, अलग अलग सोप अलग अलग प्राइस के मिलते हैं। ठीक है, दिस मीन्स अभी देखो एसी, ये सब अलग अलग कंपनी के अलग अलग मिलते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं, मोबाइल्स हो गए सबके फीचर्स अलग होंगे, क्वांटिटी, कलर सब अलग अलग होगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म मे फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। समझ में आ रहा है, मतलब इसका क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जो डिमांड में चेंज है वो बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि मतलब डिमांड में चेंज यू मतलब चुटकियों में हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो दिया भी है, मोबाइल, हैंडसेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है लेकिन सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। समझ में आ रहा है, कोका कोला, स्प्राइट, फिर और भी मतलब अलग अलग माजा, ये सब क्या है तो कोल्ड ड्रिंक्स ही, लेकिन अपने में क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है, देखो कोका कोला और थम्स अप दोनों क्या है, सिमिलर है, लेकिन दोनों के कंटेनर, शेप, साइज सब अलग अलग है। समझ में आ रहा है, नाम, ब्रांड, तो ये सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, कुछ वांदा नहीं, फ्री आ सकते हो, फ्री जा सकते हो, कुछ तकलीफ नहीं, नहीं कोई तुमको रोकने वाला है ना कोई तुमको टोकने वाला है। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट भर भर के होता है। सेलिंग कॉस्ट मतलब सेल करने का तरीका, एडवर्टीजमेंट का तरीका देखो, या तो एडवर्टीजमेंट कर लो, टीवी प्रचार कर लो भाई। ठीक है, अब इन लोगों को क्यों करना होता है, क्योंकि ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। यहाँ पे क्या ऑलरेडी बहुत सारे सेलर हैं, तो अपने आप को दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए क्या करना होता है, एडवर्टीजमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आ ही जाती है। वो कैसे आती है, क्या होता है, एडवर्टीजमेंट जितना करोगे वो क्या करेगा, मेरा वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। समझ में आ रहा है, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, अभी देखो आजकल आता है, रेडियो पे भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, टेलीविजन पे भी करते हैं। समझ में आ रहा है ना, हर जगह आता है। ठीक है, होर्डिंग लगाते, बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे, एग्जीबिशंस लगते हैं, मतलब ऐसे जाओगे वहां पे ऐसे लिखा होगा कि मतलब पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट लो, ऐसे वैसे। ठीक है, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल्स, ऐसे जाके प्रचार करते हैं, फ्री गिफ्ट में बांट रहे होते हैं, फ्री सैंपल बांट रहे होते हैं, क्या करने के लिए, एडवर्टीजमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। तो ये किसके अंदर आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ही आता है, इसका ये सबसे अलग अपना फीचर है। ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, देखो सब्स्टिट्यूट्स है लेकिन क्लोज है, पूरा आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आ रहा है, कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप, मैंने एग्जांपल दिया टूथपेस्ट वगैरह हो गया, कोलगेट, फिर वो भाई बाबा का पतंजलि, आजकल सब आयुर्वेदा में घुसे हुए हैं तो अपना अपना आयुर्वेदा लाते हैं। समझ में आ रहा है, फिर वो क्लोजअप, टीनेजर पता होगा क्लोजअप करते हो कि नहीं क्लोजअप। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रुप अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चैम्बरलिन क्या बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट्स ऑफ ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या, इंडस्ट्री मींस द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्रीज मतलब बोलते हैं ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है, मतलब क्या उन लोग सिर्फ फार्मा रिलेटेड, मतलब मेडिकल मेडिसिन रिलेटेड ही जो जो बना रहे होंगे, बहुत सारे फर्म, मतलब पर्टिकुलर ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, तो इन लोग क्या है, मतलब ए बना रहा है, बी बना रहा है, सी, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं। भले इन लोग का नाम अलग अलग है, ए बी सी, लेकिन ये क्या है, मेडिसिन वाली इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्रीज होगा। ठीक है, अब देखो, अ ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट which are closely related। समझ में, एक दूसरे से रिलेटेड। अब देखो फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन्स और ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है, तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this।
तो ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें और फट सब्सक्राइब करें।